हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत हम लोग दक्षिण कौशल के जो क्षेत्रीय राजवंश देख रहे थे, उस क्षेत्रीय राजवंश में हमने पांडु वंश तक चर्चा कर रखी थी हमारे पिछले वीडियो में। आपने अगर वो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो जब पांडु वंश को या संभवतः नलवंशी शासक या बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, इन्होंने जब उनको खदेड़ा तो पांडु वंश संभवतः पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और उड़ीसा में अपना सोनपुर बलांगीर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जा करके ये अपना फिर से अपना शासन सत्ता स्थापित करते हैं। और पहले शासक के रूप में नाम आता है शिवगुप्त का। ठीक है, मतलब ये क्या है, उनके द्वारा प्राप्त जो अभिलेख है, उनके द्वारा जो अभिलेखों में लेखन के जो तरीके हैं, उन तरीकों के आधार पर विभिन्न जो हमारे प्राचीन जो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता हुए, उनका ऐसा अनुमान है कि जो दक्षिण कौशल के जो पांडु वंश थे, जब संभवतः उनको वहाँ से खदेड़ा गया कलचुरियों के द्वारा, ठीक है, और अपने बाणवंशी शासक के द्वारा, दोनों के द्वारा, तो उन्होंने पूर्व की ओर कूच करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे उड़ीसा के सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में इसका प्रभाव अपना दक्षिण कौशल, कलिंग और उत्कल तक पूरा फैला हुआ नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा के सोमवंश। शासनकाल मुख्यतः 9वीं से 11वीं सदी। सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। त्रिकलिंगाधिपति में त्रिकलिंग का अभिप्राय वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र, जिसको कलिंग क्षेत्र कहा जाता था, उसके 3 विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से माना गया है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण कौशल भी आता था। मतलब त्रिकलिंग क्षेत्र के अंतर्गत में दक्षिण कौशल, कलिंग और उत्कल, ये पूरे 3 क्षेत्र आते थे। इस वंश का प्रमुख शासक, संस्थापक, प्रथम शासक शिवगुप्त हुए। इनको याद रखना है, प्रथम शासक कौन है? शिवगुप्त। ये सोमवंशी शासक अपने विजित उपलब्धियों के बाद परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम महेश्वर जैसे उपाधि धारण करते थे। मतलब आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि सोमवंशी शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम महेश्वर। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रमुख सोमवंशी शासक। देखिए, इनका नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, इसीलिए आप पूरी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे तो याद भी नहीं होता। इसीलिए जो मैं रेड कलर में जो अंडरलाइन किया है, आपको वो नाम बस याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो परीक्षा में पूरी तरह से उसका नाम पूरा देगा, लेकिन आपको उसका की पॉइंट पता है तो आप उसको बड़े आसानी से ही याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला शासक कौन है? शिवगुप्त। शिवगुप्त के बारे में याद रखना है। शिवगुप्त जो है प्रथम शासक है, संस्थापक है, शैव मतावलंबी है। याद रखिएगा, जितने ये उड़ीसा के सोमवंशी शासक है, अपनी उत्पत्ति सोम अर्थात चंद्रमा से मानते हैं, और ये अपने आप को शैव मतावलंबी इनका जो माना गया है इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता के अनुसार। ठीक है, शैव मतावलंबी थे, याद करेंगे। उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज एवं परमेश्वर। ठीक है, इनका शासन क्षेत्र सिरपुर से लेकर, हमारे दक्षिण कौशल के सिरपुर से लेकर संबलपुर व सोनपुर तक के महानदी क्षेत्र में था। ठीक है, जो महानदी क्षेत्र मतलब नदी के किनारे किनारे वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पूरे संबलपुर सोनपुर तक था। याद रखना है, मतलब ये हमारा एकदम पश्चिमी हिस्सा जरा सा आता रहा होगा, और उसके बाद में संबलपुर और सोनपुर तक का पूरा महानदी क्षेत्र। उसके बाद में अगले शासक हुए जन्मजेय। ठीक है, जन्मजेय याद रखेंगे। शिवगुप्त के पुत्र, इसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद के सारे शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। इन्हें धर्म कंदर्प स्वभाव तुंग भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जन्मजेय के बारे में 3 बातें। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, इसके बाद के सारे शासक भी यही उपाधि धारण करेंगे। धर्म कंदर्प जन्मजेय, स्वभाव तुंग जन्मजेय, त्रिकलिंगाधिपति जन्मजेय। राजमुद्रा में इनके लक्ष्मी अंकन हैं। इनके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें इसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सोमकुल तिलक उपाधि धारण करने का उल्लेख है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उत्कल क्षेत्र जीतकर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। देखिए पहले दक्षिण कौशल का जो अपना हिस्सा है और फिर अपना कलिंग, फिर आएगा उत्कल। तो ये उत्कल क्षेत्र को जीतकर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में देखिए सबसे पहला शासक शिवगुप्त, फिर जन्मजेय, अब आ गए ययाति। ययाति जन्मजेय का पुत्र था। विनीतपुर का नाम बदल कर ययाति नगर रखा। ये भुवनेश्वर के आसपास एक जिला है, ठीक है, जो आधुनिक नाम शायद बंका है उस जगह का। तो विनीतपुर का नाम बदल कर ययाति नगर बस आया। तो याद रखिएगा अपने नाम से एक नगर का नाम बदल रहा है, ययाति नगर। कलिंग, उत्कल एवं दक्षिण कौशल का स्वामी बन गया। उसके बाद में अगले चौथे शासक है भीमरथ। सबसे पहले हमने देखा शिवगुप्त, जन्मजेय, ययाति, अब आगे भीमरथ। ययाति का पुत्र है, शैव अनुयायी, पृथ्वी का भूषण एवं कली का कल्पवृक्ष कहा गया है भीमरथ को। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में शासकों का क्रम आपको याद रखना, एग्जाम में जमाने के लिए पूछ देता है। भीमरथ के बाद में धर्मरथ, ठीक है, भीमरथ के बाद में धर्मरथ याद रखिएगा। भीमरथ द्वितीय का पुत्र, अन्य नाम इसका राजमल था। बंगाल और आंध्र पर आक्रमण करते। देखिए अब पूरा उड़ीसा इनका है, सोमवंशी, उड़ीसा के सोमवंशी का। इसके बाद में ये ऊपर बंगाल और नीचे आंध्र पर भी आक्रमण कर रहे हैं। शैव धर्मी थे धर्म, ठीक है, धर्मरथ, परंतु राजमुद्रा इनकी कमल लक्ष्मी थी। ये इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये कौन से धर्म के मतावयी थे? शैव धर्म। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में, ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इन्हें द्वितीय परशुराम कहा गया है। संतानहीन थे धर्मरथ। तो द्वितीय परशुराम किसे कहा गया, ये पॉइंट बनता है धर्मरथ। ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के आसपास जो राजा रानी मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर है, इन सारे मंदिरों का निर्माण, यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर के जो गेट वाला जो एरिया है उस पे जो आर्किटेक्ट है, इनका निर्माण ये सोमवंशी शासकों ने किया है। ठीक है, तो ये ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है धर्मरथ का। फिर अगले आते हैं धर्मरथ के बाद में नहुस। ठीक है, धर्मरथ के बाद में नहुस। देखिए सबसे पहले शिवगुप्त, जन्मजेय, फिर ययाति। ठीक है, शिवगुप्त, जन्मजेय, फिर ययाति, ययाति के बाद में भीमरथ, धर्मरथ, नहुस। भीमरथ, धर्मरथ, नहुस। नहुस क्या है? धर्मरथ का भाई है। 15 वर्ष का एकदम छोटा कार्यकाल है, 950 से 1010। ठीक है, अशांति भरा कार्यकाल इनका रहा। इसके बाद में इन्हीं के जो भाई हैं, ठीक है, इंद्ररथ, नहुस के भाई, वो जो है अपना सिंहासन रूढ़ हुए। कलचुरी, भोज, परमार एवं चोलों से इनका संघर्ष रहा। चोल राजा जो राजेंद्र चोल थे, उन्होंने इन पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में आते हैं नहुस, इंद्ररथ, फिर चंडीहर। ठीक है, चंडीहर, वंश वैभव की पुनर्स्थापना। उसके बाद में आते हैं उद्योग केसरी। ठीक है, उद्योग केसरी के बाद में अंतिम शासक का नाम याद रखेंगे, कर्ण केसरी। अंतिम शासक क्या है? कर्ण केसरी। विशेष बात यही है कि जन्मजेय एवं बाद के सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है। बस इसमें 2 ही 3 बातें हैं कि ये कौन सी उपाधि धारण करते हैं, द्वितीय परशुराम किसे कहा गया है, और इनका जो है अपना जो है शासकों का नाम और क्रम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कवर्धा के फणी नागवंश। ठीक है, कवर्धा के फणी नागवंश, इसका शासनकाल 11वीं से 14वीं शताब्दी हमने को देखने को मिलता है। शासन क्षेत्र कवर्धा। ठीक है, संस्थापक कौन है? अहिराज या अहिर। अहिराज और रामचंद्र, रामचंद्र का हमको शिला अपना रामचंद्र का हमको जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में अहिराज और रामचंद्र के मध्य 24 राजाओं का वर्णन है। परंतु अंतिम फणी नागवंश के जो राजा कौन थे, अगर आपसे सवाल पूछे तो मोनिंग देव थे। याद करेंगे, मोनिंग देव। संघर्ष इनका किनसे रहा? कलचुरियों से। ये कलचुरियों के अधीन इन्होंने शासन सत्ता अपना संभाला है। ठीक है, शिलालेख में अगर देखें मड़वा महल, ठीक है, मड़वा महल भोरमदेव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मड़वा महल से 1349 ईस्वी का, जिससे पता चलता है इस वंश के राजा रामचंद्र देव ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मड़वा महल वो भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक है, उन्होंने विवाह करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रमुख शासक में अपने को 2 ही 3 शासक देखने हैं। पहला है गोपाल देव, ये 6वें राजा थे गोपाल देव।
1089, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण छपरी ग्राम में इनके सहयोगी लक्ष्मण देव राय ने किया। ठीक है, सहयोगी थे, साथ साथ शासन कर रहे थे, ये भी राजा की ही तरह थे। भोरम देव मंदिर का निर्माण छपरी ग्राम में इनके सहयोगी लक्ष्मण देव राय ने किया। भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित एक आदिवासी देवता भोरम देव को समर्पित है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोपाल देव के समय में ही कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन शासन ये करने लगे थे, फड़ी नागवंश। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में रामचंद्र देव 1349, फिर से डेट इंपॉर्टेंट है, 1349 ईस्वी में रामचंद्र देव ने मड़वा महल, जिसे दूल्हा महल भी कहा जाता है, मड़वा महल एवं छेरकी महल का निर्माण करवाया, जो विवाह का प्रतीक है, क्योंकि इसी मड़वा महल में अपने रामचंद्र देव ने, फड़ी नागवंशी राजा रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका से विवाह करने के लिए मड़वा महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगले राजा हुए धर्मराज सिंह। कवर्धा महल का डिजाइन इन्होंने ही बनाया था। महल के जो पहला गेट है, प्रथम गेट है, उसको हाथी गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतिम शासक है मोनिंग देव। अंतिम शासक कौन है? मोनिंग देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने हमारे बड़े इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि रायपुर के कलचुरी राजा ब्रह्मदेव ने इनको पराजित किया, लेकिन आपके बुक राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी में इसका नाम रामचंद्र देव आपको मिलता है कि रामचंद्र देव ने पराजित किया। तो इसको आप अभी अपने जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आप देख लेंगे किसको लेंगे। मैं तो ज़्यादा आपको अपने तरफ से प्रीफर करूंगा कि आप ब्रह्मदेव को लेंगे, क्योंकि राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी में बहुत सारे जो मिस्टेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो रायपुर के कलचुरी राजा ब्रह्मदेव ने पराजित किया। और ये आपका सोर्स आपको छत्तीसगढ़ का गौरव इतिहास जो बुक है, अपना छत्तीसगढ़ का इतिहास, हमारे जो है गीतेश अमरोहित जी जो किताब लिखते हैं, उनकी किताब में भी आपको यही देखने को मिलेगा, और ये मेरे को भी ज़्यादा सही लगता है। तो अंतिम मोनिंग जो देव हैं, उनको किसने हराया? कलचुरी राजा ब्रह्मदेव ने। अब आगे हम देख लेते थोड़ा सा कांकेर के सोमवंश। शासन अवधि इनकी 1125 से 1344 ईस्वी रही। ठीक है, 12वीं से अपना 14वीं के टाइम में शासन क्षेत्र काकराय या कांकेर इन्होंने कलचुरी के अधीन शासन किया है। ठीक है, कलचुरी के अधीन शासन किया है। संस्थापक सिंहराज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें सिर्फ हमको कुछ भी याद नहीं करना है, बस शासकों का क्रम याद करना है। सबसे पहले सिंहराज, व्याघ्रराज, बोपदेव। सिंहराज, व्याघ्रराज, बोपदेव। तो देखिए, सबसे पहले शेर, सिंह, सिंह को ही फिर व्याघ्र बोलते हैं, सिंहराज, व्याघ्रराज। ठीक है, फिर बोपदेव, फिर कृष्णदेव, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बोप और कृष्णदेव। जैतराम, सोमचंद, भानुदेव। जैतराम, सोमचंद, भानुदेव। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो व्याघ्रराज, जो पहले तो संस्थापक है सिंहराज, दूसरे जो राजा हैं व्याघ्रराज, जो इनकी वंशावली है, ये इनकी वंशावली है सिंहराज से लेकर भानुदेव। तो व्याघ्रराज के समय में ही कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने काकरे क्षेत्र में आक्रमण किया था, और उस समय से इनके द्वारा कलचुरी संवत का प्रयोग किया जाना ये बताता है कि ये कलचुरियों के अधीन, उनके सामंत या उनके अधीन इन्होंने शासन किया। उसके बाद में जो बोपदेव है, बोपदेव के टाइम में हमको कांकेर के सोमवंश का इतिहास 3 शाखाओं में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला शाखा धमतरी के जो सिहावा नगरी क्षेत्र में, जहां कर्णराज का शासन था, जो बोपदेव के पुत्र थे। दूसरा अपना शाखा है तहनकापारा। तहनकापारा बस्तर, तहनकापारा जो है बस्तर में है। बस्तर में जो तहनकापारा जो क्षेत्र है, वहां पे पंपराज, ये पंपराज बोपदेव के पौत्र थे। ठीक है, बोपदेव के एक और पुत्र था सोमराज, उनके पुत्र थे पंपराज। ठीक है, बोपदेव के तीसरे पुत्र हुए कृष्ण, इनका शासन सत्ता कांकेर में चल रहा था। तो ये बोपदेव के टाइम में 3 शाखाएं थी, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में बोपदेव के बाद में जो उनकी मेन शाखा थी वो कृष्ण के पास में ही था, और कृष्ण के बाद में आगे जैतराम, सोमचंद्र, फिर भानुदेव। भानुदेव जो अंतिम शासक हुए, इनके कांकेर शिलालेख में 3 मंदिर, 2 तालाब और 1 भवन निर्माण का उल्लेख मिलता है। नोट, बोपदेव के 3 पुत्र थे, पहला कर्णराज, दूसरा कृष्ण और तीसरा सोमराज, और सोमराज का पुत्र था पंपराज।
ये याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। व्याघ्र राज का गुरूर शिलालेख प्राप्त हुआ है। व्याघ्र राज का गुरूर शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें एक नायक के द्वारा अपना अपना काल भैरव मंदिर के लिए दान देने का वर्णन है। कर्णराज ने सिहावा में शिव मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्णराज ने सिहावा में शिव मंदिर, कर्णराज का ताम्रपत्र मिला है सिहावा से, कर्णराज ने सिहावा में शिव मंदिर एवं कांकेर में दूध नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखेंगे दो काम, शिव मंदिर सिहावा में और राम मंदिर दूध नदी के तट पर कांकेर में। कांकेर के सोमवंशी राजाओं का एक ताम्रपत्र मैथिली रामचरण दास द्वारा लिखित खैरागढ़ से प्राप्त हुआ है 1707 में, बहुत कालांतर में। यह वंश कलचुरी के सामंत था या अधीन के रूप में ही शासन कर रहे थे, जो ये कांकेर के सोमवंश। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। आने वाले वीडियो में हम बस्तर अंचल के क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें अपना नल वंश, छिंदक नागवंश और काकती वंश को देखेंगे। तो आने वाले वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमको थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे उस वीडियो को बनाने के लिए हमको एक मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।